हाय everybody, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज आपका जो मच अवेटेड चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का वन शॉट रिवीजन आ रहा है। अच्छा, वन शॉट रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि हम इसमें कुछ खाने वाले हैं, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस भी सेशन में मिलनी है, लेकिन अब आपको जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाजिज्म पार्ट 1, नाजिज्म पार्ट 2, आपको इस एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा और मैं बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस भी लाने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम गोना टेल यू दैट इफ यू हैव नॉट जॉइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप यू आर डेफिनेटली मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि livedaily.me/chat ये वो लिंक है जिस पे जाके आप अनअकैडमी क्लास 9th एंड 10th के मेंबर बन सकते हो और यहाँ पे बहुत अमेजिंग सरप्राइज क्विजेस हम सारे टीचर्स मिलकर लेते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको फ्री लाइव क्लासेस में हमसे पढ़ना है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, तो अनअकैडमी की ऐप अभी डाउनलोड कर लो। ऐप इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इन ऐप परचेजेस भी नहीं है उसमें, और उस ऐप पे आपको सिर्फ अपनी क्लास को सिलेक्ट करके स्पेशल क्लासेस देखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एजुकेटर्स की। और हम कुछ 20% नहीं पढ़ाते हैं आपको, हम सब कुछ फ्री में पढ़ाने की कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है। एंड इफ इट ऑल यू फील कि एग्जाम्स तो अब 1 महीना बचा है, सारे अनअकैडमी के टीचर्स क्रैश रिवीजन कोर्सेस ला रहे हैं। मेरा खुद 25 जनवरी से कोर्स आ रहा है जिसमें हम क्लास 9th के सारे एसएसटी के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ऐसे ही सारे टीचर्स अपने अपने कोर्सेज ला रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि क्लास 9th के साथ साथ क्लास 10th में भी अपने 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर करने हैं, देन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 18 months। यू कैन ऑल्सो टेक इट फॉर लेसर और फॉर मोर अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन आई फील कि 18 months वाला बेस्ट रहेगा। इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए हो तो एक कोड लगा सकते हो मेरी क्लासेस में एंटर करने के लिए। यू माइट हैव टू यूज द कोड शुभ लाइव, ठीक है। एक्चुअली आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो ना, आप इस कोड से 10% डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो। हर टीचर का कोड होता है बच्चा, हर टीचर के कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। मेरे कोड से मुझे फायदा ये होता है कि मेरे को फोन पे आती है नोटिफिकेशन दैट यू हैव मेड अ चॉइस टू बी टॉट बाय मी। ओके, सो थैंक यू। और अब हम चलते हैं आगे। ये कैसे बंद होता है? ओके, हो गया। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी ज्यादा चीजें होती है बच्चा, एकेडमिक मेंटोर, क्रिएटिव कॉर्नर, डूडलिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, ऑल ऑफ दैट। मतलब एक स्कूल और ऑनलाइन एजुकेशन का जो बेस्ट अमेलगमेशन है दैट यू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। पैसे ज्यादा हैं, फीचर्स भी ज्यादा है, यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट मिलता है आपको शुभ लाइफ कोड लगा के। नो मैटर कितने दिन का आपको कोर्स चाहिए, 1 महीने, 12 महीने, 15 महीने, डजंट मैटर, आपको फिर भी 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस, ठीक है। फ्री क्लासेस में एंट्री मिलती है इस कोड से और सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलता है। एनीवे, नार्सिसिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर ये वो चैप्टर है जो बच्चों को नाइटमेयर्स देता है, राइट, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसके बहुत सारे न्यूआंसेस हैं। आज सब कवर कर लेंगे, डोंट यू वरी। स्टे स्टडी। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हो, वैसे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये वही पीडीएफ है बच्चा जो हमने बाकी जब नाजिज्म में पढ़ाई है तो यूज किए, लेकिन आज इसकी एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से होगी क्योंकि पूरा फुल चैप्टर हम जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू करते हैं। दुनिया में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। पहला विश्व युद्ध किस लिए लड़ा गया था? 2 चीजों की वजह से, पावर एंड टेरिटरी। ज्यादा पावर और ज्यादा टेरिटरी के लिए यूरोप के जो बड़े बड़े बिग पावर्स हुआ करते थे, बड़े देश हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में बन गए थे 2 पावर ब्लॉक्स। पावर ब्लॉक का मतलब ऐसे 2 खेमे बन गए थे, 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक का नाम था बच्चा सेंट्रल पावर, ये वो वाले कंट्रीज थे जो यूरोप के सेंटर में आते थे। दूसरे का नाम था एलाइड पावर। एलाइड पावर बोले तो ऐसे देश जो आपस में दोस्ती बनाने के लिए तैयार हो गए थे। अभी इसमें बहुत सारे नाम लिखे हैं, आपको सारे नाम याद नहीं करने। सेंट्रल पावर में आप याद कर लो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑटोमन एम्पायर। बुल्गारिया भूल भी जाओगे तो चल जाएगा। एलाइड पावर में आप याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है देखो, रशिया यहाँ पे याद कर लो, और इटली यहाँ पे याद कर लो, फ्रांस यहाँ पे याद कर लो, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे याद कर लो। और इस सबसे भी जरूरी पता है क्या है? इस सबसे भी जरूरी है बच्चा की याद कर लो कि यूएसए ने ज्वाइन किया था 1917 में। तो हम जिस चैप्टर की कहानी पढ़ रहे हैं वो था सेंट्रल पावर, और सामने वाली पार्टी में वैसे ही बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंट्रीज आ रहे थे और फिर यूएसए ने मार ली एंट्री 1917 में। यूएसए की एंट्री से पहले जो हमारा जर्मनी है वो फिर भी थोड़ा अच्छा कर रहा था। फ्रांस में उसने थोड़ी टेरिटरी ऑक्यूपाई जरूर की थी, राइट, लेकिन यूएसए की एंट्री के बाद जर्मनी के सारे सपने धरे के धरे रह गए, क्योंकि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर नंबर 1 जीत ली और यूएसए के साथ वाले कंट्रीज बोले तो एलाइड पावर्स ने भी अपनी जंग जीत ली यूएसए की वजह से। तो जर्मनी रोता बिलखता रह गया और जर्मनी की शिप का कैप्टन
मतलब टाइटैनिक में तो कैप्टन ने नहीं छोड़ी थी शिप, लेकिन जर्मनी जब डूबने वाला था तो यहाँ के एम्परर सबसे पहले भागे थे। जैसे ही जर्मनी हारा वैसे ही वहां का जो एम्परर था ही एब्डिकेटेड। अब भाई सरकार तो बननी थी, जब राजा साहब भाग गए हैं तो क्या बनेगा, पार्लियामेंट बनेगा। तो ये जो हमारी जीतने वाली कंट्री थी ना, होता है ना बच्चा, जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो जो जीत जाता है वो सामने वाले को, हारने वाले को थोड़ा सा तो चिढ़ाता है। तो ये जो था एलाइड पावर्स जो थी वो जर्मनी को चिढ़ाने के लिए जर्मनी पे चीजें इंपोज कर रही थी। इन्होंने बोला जर्मनी तुम बहुत उछलती कूदती थी, अब तुम पे हम वीमर रिपब्लिक लगाएंगे। वीमर एक जगह है बच्चा जर्मनी में, तो वहां पे बनी थी सरकार, बोले तो डेमोक्रेसी। तो क्या क्या किया गया था इंपोज ऑन जर्मनी, वर्ल्ड वॉर नंबर 1। एक तो बेचारी हार गई, ऊपर से उस पर चीजें इंपोज कर रहे हो। ठीक है, तो एक तो उस पर डेमोक्रेसी इंपोज कर दी गई थी, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बोल सकते हो, या फिर इस केस में वीमर रिपब्लिक के नाम से भी बोल सकते हो आप, या फिर और क्या चीज इंपोज की गई थी, और इस पे ट्रीटी ऑफ वर्सेले भी इंपोज की गई थी। ठीक है, दो चीजें इंपोज की गई थी और जर्मनी से बहुत कुछ छीना भी गया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वीमर रिपब्लिक, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि वीमर रिपब्लिक क्या है, तो आप लिखोगे वीमर रिपब्लिक था जर्मनी का आपका डेमोक्रेसी, और इसमें ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी था। पार्लियामेंट बना था, जर्मनी का पार्लियामेंट बना था। हिंदी में हम अपने पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, राइट, संसद, सांसद नहीं संसद। और इसी तरीके से जर्मन लैंग्वेज में वहां के पार्लियामेंट को रीचस्टैग बोला जाता है। अब इस स्लाइड पे देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आप बोलोगे मैम ये तो अच्छी चीज है, डेमोक्रेसी भी हम हमेशा पढ़ते हैं कि अच्छी चीज है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि अगर सबको वोटिंग राइट मिला है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है तो अच्छी चीज है, आप गलत नहीं हो। पर कोई भी चीज अगर इंपोज की गई है तो वो अच्छी कैसे हो सकती है। जर्मनी पे ये डेमोक्रेसी इंपोज की गई थी, जर्मनी ने ये खुद से खुद के लिए चूज नहीं की थी, और यही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लोगों को थी वीमर रिपब्लिक से नफरत, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इस डेमोक्रेसी को। इनफैक्ट लोगों से उनका बहुत कुछ छीन भी लिया गया था। जर्मनी से उसकी टेरिटोरी छीनी गई थी, उसका आयरन छीना गया था, कोल छीना गया था। इनफैक्ट जर्मनी की मिलिट्री भी छीन ली गई थी कि जर्मनी आगे कहीं कभी जाके वर्ल्ड वॉर नंबर 2 ना कर सके। क्या ये सब काम आया? बिल्कुल भी नहीं। अभी आगे आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर नंबर 2 तो जरूर हुई थी। आगे चलते हैं। द वॉर गिल्ट क्लॉज ऑफ जर्मनी। अब यहां आ जाती है एक बात की, क्या बोलते हैं, 100 बात की एक बात। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। जो मैं बोल रही हूँ ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेले बनाई गई थी, उस ट्रीटी का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा सा पोथा था, डॉक्यूमेंट था, उसमें एक क्लॉज था, एक आर्टिकल बोलो बेसिकली, एक क्लॉज था जिसका नाम था वॉर गिल्ट क्लॉज। मतलब लड़ाई का गिल्ट, कुछ गलत करते हो तो आपको गिल्ट होता है ना, तो ये जो वर्ल्ड वॉर नंबर 1 हुई जिसमें इतने लाखों लोग मारे गए, इसका गिल्ट जो है किस पे डाल दिया गया था, जर्मनी पे डाल दिया गया था। और जर्मनी को बोला जा रहा था कि जर्मनी तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग मरे हैं, तो अब तुम 6 बिलियन यूरोस, 6 बिलियन यूरोस का कॉम्पनसेशन दोगी। किनको दोगी? एलाइड कंट्रीज को दोगी, जो जीत गए ऑलरेडी, उनको कॉम्पनसेशन जर्मनी देगी। कितना गलत है। The Allied armies also occupied the resources rich Rhineland। फिर जर्मनी के पास एक बहुत ही रिसोर्स से भरा हुआ एक जगह हुआ करती थी राइनलैंड नाम की, वो भी छीन लिया। तो वीमर रिपब्लिक पे गुस्सा उतारना लोगों का बनता था। लोग एलाइड कंट्रीज को तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि जर्मनी हार चुका था। तो जर्मनी के लोग बोले तो जर्मन लोग जो है सारा गुस्सा किस पे उतारते थे, डेमोक्रेसी पे उतारते थे। उनको लगता था कि डेमोक्रेसी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, जर्मनी के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है। द वीमर रिपब्लिक इज नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, रीचस्टैग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जर्मन पार्लियामेंट, तो वो जरूर एक बार नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब देखो भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्मनी पे ही इफेक्ट आया था, वॉर का इफेक्ट तो सारी कंट्रीज पे आया था। यूरोप की सारी कंट्रीज जो है साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली काफी डिवास्टेट हो गई थी। फाइनेंशियली बिकॉज बहुत सारा लॉस हुआ था, लेबर का लॉस हुआ था, इंडस्ट्रीज का लॉस हुआ था, घरों का लॉस हुआ था, तो पैसे तो गए थे। साइकोलॉजिकली बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया था, तो साइकोलॉजिकल लॉस भी था दिमागी तौर पर, राइट। From being a creditor, Europe became a debitor।
मतलब कि वो यूरोप जहां पे कंट्रीज इतने अमीर हुआ करते थे कि वो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज को लोन दिया करते थे, वही यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज अब डेटर बन गए थे। डेटर का मतलब कर्जदार बन गए थे, वो खुद कर्जा लेने के ऊपर आ गए थे। क्योंकि बच्चा जीतो चाहे हारो, लॉस तो सबका हुआ था वॉर में, राइट? Supporters of the Weimar Republic became easy targets of attack in the conservative nationalist circle. They were known as November criminal. अब यूरोप, अमेरिका का बहुत भला हुआ था, बाय द वे। यूरोप का भला नहीं हुआ था, जर्मनी का तो स्पेशली नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका का बहुत भला हुआ था। वो एक लॉन्ग स्टोरी है, कभी और बताऊंगी। लेकिन जर्मनी में स्पेशली जो लोग अभी भी डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे ना, लोग तो भांति भांति तरीके के होते हैं। मेजोरिटी जर्मनी तो गाली दे रहा था वीमर रिपब्लिक को, लेकिन थोड़े बहुत लोग थे जो डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहे थे। तो वो जो थोड़े बहुत लोग थे, जैसे कि कैथोलिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, उन लोगों को नवंबर क्रिमिनल बोला जा रहा था। क्योंकि किसी नवंबर में वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में जर्मनी ने अपने घुटने टेके थे, और इसीलिए उन्हें बोला जा रहा था कि जितने जर्मनी के लोग मरे हैं वो सब तुम्हारी वजह से मरे, क्योंकि तुम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हो। साउंड्स लाइक अ एंगर डिस्प्लेसमेंट सिचुएशन, राइट? इट वाज एक्चुअली जबरदस्ती इनको मतलब नवंबर क्रिमिनल्स बोल रहे थे, पर चलो कोई नहीं। The World War Number 1 left a deep imprint on European society and polity. लेकिन इसके बाद ना एक नया दौर शुरू हुआ। इससे पहले सोल्जर्स को सेम ट्रीटमेंट मिलता था जैसे बाकी के सिटीजन्स को मिलता था। वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के बाद हमने एक दौर देखा जहां पे सोल्जर्स को नॉर्मल सिटीजन्स, बोले तो नॉर्मल सिविलियन से ऊपर रखे जाने लगा। उनकी लाइफ को ग्लोरीफाई करके दिखाती थी मीडिया कि हाँ हाँ आर्मी में जाना तो बहुत अच्छा है, आर्मी में तो बहुत रॉब है, रुतबा है, एटीट्यूड है, पैसे हैं। ऐसा सच नहीं था, क्योंकि आर्मी में आपको बहुत प्रॉब्लम्स को भी सामना करना पड़ता था। कभी कभी आपको खाना नहीं मिलता था अगर आप वॉर में हो, आपको चोट लग जाती थी, यू कैन इवन लूज योर लव्ड वन ऑल्सो। तो लेकिन फिर भी इस तरीके की लाइफ को, आर्मी की लाइफ को, बोले तो ट्रेंचेस की लाइफ को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था। और लड़कों को स्पेशली, मेन को स्पेशली बोला जा रहा था कि आपको जरूर आर्मी में जाना चाहिए और आपको गुस्सा करना चाहिए, एग्रेशन दिखाना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए, ताकि आप आगे जाके आर्मी का हिस्सा बन सकें। ठीक है, तो आप बेसिकली चॉइस खत्म कर रहे थे लोगों की जिंदगी से। अब ऐसी पूरी सिचुएशन जहां एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि लड़ाई लड़ेंगे, बात आ गई नेशनल ऑनर पे, लोगों ने अपने दिल पे थोड़ा अपने देश पे ले लिए बात कि हमारा देश हार कैसे गया। इस तरीके की सिचुएशन में बेचारी नई नवेली डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करती। तो डेमोक्रेसी से संभल ही नहीं पा रहा था जर्मनी का केस, इनफैक्ट बाकी देशों का भी केस। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। और जब जब डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी नहीं संभलती, तब तब क्या होता है? तब तब होता है डिसेंट, मतलब और आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं सोसाइटी के अंदर। तो वही हुआ जर्मनी में भी, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत अनस्टेबल थी, बहुत सारे लोग अलग अलग डिमांड्स करने लग गए। ऐसे ही एक लोग थे बच्चा, जो लोगों को बोल्शेविक रेवोल्यूशन चाहिए था। भाई रशिया का सोशलिज्म, तो सोशलिज्म इन यूरोप में, सोशलिज्म इन रशिया में पढ़ चुके हो ना आप, सोशलिज्म इन यूरोप, सॉरी, उसमें पढ़ चुके हो ना। बोल्शेविक्स का जो सोशलिज्म है वो तो बहुत जगह फैल रहा था, फैलते फैलते जर्मनी भी आया। तो जर्मनी के भी कई लोग थे जिन्होंने स्पार्टासिस्ट लीग बनाई, क्योंकि उन्हें जर्मनी में भी सोवियत मतलब रशिया के स्टाइल की गवर्नमेंट चाहिए थी। अब भाई माजरा तो कुछ गंभीर हो गया था। एक तरफ अनस्टेबल डेमोक्रेसी है, अनस्टेबल वीमर रिपब्लिक है, और दूसरी तरफ स्पार्टासिस्ट लीग अपना सर उठा रही है। लेकिन डेमोक्रेसी को चमका कि इनको ऑप्रेस करना जरूरी है। तो जो लड़ाई हुई उसमें कौन जीता? वीमर रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी जितनी मर्जी कमजोर सही, स्पार्टासिस्ट लीग को फ्री कॉर्प्स के बदौलत उसने हरा दिया। वो बात अलग है, स्पार्टासिस्ट बाद में जाके कम्युनिस्ट पार्टी बना ले गए थे, लेकिन हार तो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। तो अभी तक हमने सोसाइटी का पढ़ लिया, थोड़ा सा हेट्रेड थी वीमर रिपब्लिक को लेके, हमने थोड़ा पॉलिटिक्स का पढ़ लिया, राइट, स्पार्टासिस्ट लीग गए, उसे हरा दिया गया। थोड़ा इकोनॉमिक्स पे आते हैं, थोड़ा पैसे पे आते हैं, मार्केट पे आते हैं। तो देखो लॉस तो सबका हुआ था, जर्मनी सबसे ज्यादा हिट हुआ था। जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% से भी ज्यादा रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो जर्मनी बहुत हिट हुआ था। ऊपर से जर्मनी के ऊपर क्या गिल्ट लगाया हुआ था? वॉर गिल्ट लगाया हुआ था। तो एक तो आपकी खुद की इकोनॉमी गड्ढे में है, आपको खुद की इकोनॉमी सुधारनी है, खुद के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। ऊपर से आपको जो जीते हुए देश हैं, जो एलाइड पावर्स हैं, उनको आपको वॉर रेपरेशन भी देना, उनको पैसे भी देने। कितने पैसे देने? 6 बिलियन यूरोज देने इन टोटल।
इन टोटल? ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हर कंट्री को 6 बिलियन दे रहे हैं यूरोस कि इन टोटल, तो इन टोटल दे रहे हैं। और ऊपर से जर्मनी के पास पैसे ही नहीं है। अब पैसे नहीं है तो कहां से देगी ना जर्मनी? तो जर्मनी ने फ्रांस को 1923 में बोला मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं दे सकता तुम्हें पैसे। फ्रांस ने बोला अच्छा बच्चू तुम बड़े नखरे दिखा रहे हो। फ्रांस जर्मनी का रूर लेके चला गया। तो राइनलैंड तो पहले ही चला गया था, राइट, ट्रीटी ऑफ वर्सैली में। अब रूर भी चला गया। रूर वहां का जो है लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। तो जर्मनी बिल्कुल दांत पीसते हुए रह गई विद पैसिव रेसिस्टेंस। जर्मनी कुड नॉट डू एनीथिंग बट जर्मनी वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो जर्मनी ने वही दिमाग लगाया जो आप सबके दिमाग में भी आता होगा, ये सोल्यूशन, कि अगर देश में गरीबी है तो हम और ज्यादा पैसा क्यों नहीं छापते, बहुत सारा पैसा छाप के गरीबों में अगर बांट दे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। बच्चा लॉस ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कहते। इकोनॉमिक्स बोलती है कि अगर बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में सप्लाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो जाएगा, तो सिचुएशन आ जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन की। वही सिचुएशन आई जर्मनी में। जर्मनी की सरकार ने बहुत सारा पैसा छापा, मार्केट में बहुत सारा पैसा हो गया। बहुत सारा पैसा हो गया तो पैसे की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। जर्मन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनली घट गई। तो जो सामान 20 रुपए का आता था, अब पैसे की वैल्यू घट गई है तो अब बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना सेम कमोडिटी के लिए। तो 50% से भी ऊपर बढ़ गया था। मतलब जो सामान पहले 20 रुपए में आ जाता था वो अब 40 के भी ऊपर पैसे देने पड़ते थे। एक सिचुएशन तो ऐसे आ गई थी कि लोग एक ब्रेड लोफ खरीदने ना कार्ट भर के पैसा लेके जाते थे। तो जर्मनी की पैसे की हालत, इकोनॉमी की हालत इतनी खराब थी। इस सिचुएशन को बोलते हो हाइपर इन्फ्लेशन। अब जर्मनी को कौन बचाता? हालत तो बहुत खराब थी, लोग रो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी हर जगह। इनफैक्ट औरतों को बोलो तो औरतों के पास तो इतना भी न्यूट्रिशन नहीं था कि वो अपने छोटे बच्चों को फीड करा पाए। एवरीबडी वाज प्रैक्टिकली अनएम्प्लॉयड इन जर्मनी, मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड जहां पे भी जाओ ना, लोग देखने प्ले कार्ड लिए घूमते होते थे कि हम कोई भी काम कर देंगे। आप कोई भी काम बोलो, आप प्लम्बिंग का काम बोलो, कारपेंटरी का काम बोलो, हम कर देंगे, बिकॉज दे वर सो वेरी अनएम्प्लॉयड एंड हंग्री। तो ऐसी सिचुएशन में जर्मनी को बेल आउट करने पता है कौन आया? जर्मनी का दुश्मन यूएसए। यूएसए became a friend of Germany and USA bailed it out with the plan known as Dawes Plan। तो बच्चा डावेस प्लान क्या होता है? डावेस प्लान से यूएसए जो है जर्मनी को हेल्प किया करता था। जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन दिया करता था, छोटे छोटे टाइम के लिए छोटे छोटे लोन देता था। वो लोन्स को जर्मनी यूज करता था, अपना डेवलपमेंट करता था, डेवलपमेंट करके प्रॉफिट अर्न करता था और फिर वो पैसा वापस किसको देता था? फ्रांस को देता था, या जिस भी कंट्री को उसको वॉर रिपेरेशन देना था ना, वॉर गिल्ट के तहत उसको वो पैसा देता था। तो जर्मनी का भी भला हो रहा था, जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही थी और जर्मनी के पास प्रॉफिट भी आ रहा था ताकि जर्मनी अपना वॉर गिल्ट भी सबमिट कर पाए। तो सिचुएशन बड़ी अच्छी चल रही थी। ऐसा चलता रहता तो जर्मनी के वारे न्यारे हो सकते थे, लेकिन इतनी जल्दी कहां, अभी तो प्रॉब्लम्स और बाकी थी। तो यूएसए का डावेस प्लान जो 1923 में शुरू हुआ वो कारगर था, बट वो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि यूएसए खुद प्रॉब्लम में आने वाला था। अब टाइम आने वाला था द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। आपने अपने माँ बाप से एक बात सुनी होगी, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना जल्दी नीचे भी आता है। ये सिचुएशन हर बार सच नहीं होती है, लेकिन इस केस में सच थी। अमेरिका इतना जल्दी ऊपर उड़ान चाहता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो उतना ही ज्यादा नीचे आया। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड करके बच्चा क्लास 10th में एक चैप्टर है, जब आप वो पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया ही क्यों था। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि अमेरिका इतना बड़ा शिप था, इतनी बड़ी टाइटैनिक थी जो एक आइसबर्ग के तहत, मतलब एक इकोनॉमिक डिप्रेशन के तहत डूबने वाली थी। और जब बड़ी शिप डूबेगी तो बड़ी शिप के अंदर जो छोटी छोटी शिप्स हैं वो भी तो डूब जाएंगी। तो हमारा अमेरिका पे ऐसा डिप्रेशन आया, अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऐसा क्रैश हुआ 1929 में कि अमेरिका ने जितनी कंट्रीज को सपोर्ट किया हुआ था, जर्मनी बीइंग वन ऑफ देम, वो सारी कंट्रीज भी क्या हो गई? डूबना शुरू हो गई। ठीक है।
Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है बच्चा? शेयर मार्केट होती है आपकी अमेरिका की, वहां पे लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए थे। अब उनको लग रहा था कि अमेरिका डूब रहा है, तो उन्होंने बहुत जल्दी अपने शेयर्स बेच दिए थे, कम दामों पे शेयर बेच दिए थे, जिससे एडवर्स इफेक्ट और ज्यादा आ गया था। ठीक है, तो लोगों को तो फिर भी शायद थोड़ा फायदा हो गया, लेकिन और एडवर्स इफेक्ट आ गया था और एक्यूमुलेट हो गया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। बोले तो ये सब इकोनॉमिक्स की बात हो गई, लेकिन बोले तो फैक्ट्री शटडाउन हो गई थी, एक्सपोर्ट्स कम हो गया था, फार्मर्स तक के पास पैसा नहीं था। नो मैटर आपका खुद का बिजनेस है, नो मैटर आप कहीं काम करते हैं, हर तरीके के व्यक्ति को जो एम्प्लॉयमेंट था उस पर प्रॉब्लम आ रहा था। यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई थी बच्चा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में। एंड द इफेक्ट ऑफ द रिसेशन वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। इंडिया तक में इसका इफेक्ट दिखा था, हर कंट्री में इसका इफेक्ट दिखा था। Germany was the worst hit. उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन reduced to 40%. Number of the unemployed people 6 million बोले तो 60 million people were unemployed. जैसा कि मैं बोल रही थी, औरतों के पास अपने बच्चों तक को फीड कराने का नरिशमेंट नहीं था। जॉब्स डिसअपियर्ड, जॉब्स इतनी खत्म हो गई कि लोग अब क्रिमिनल बनना शुरू हो गए थे, चोरी चकारी पे उतर आए थे। एंड अब लोगों के दिलो दिमाग में बहुत डर था बच्चा, उनको डर था कि वो कहीं प्रोलिटेरिएट ना बन जाए। तो इस टर्म का क्या मतलब होता है? मेरे को भी स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। प्रोलिटेरियट मतलब कि वर्किंग क्लास को ऐसा माना जाता है कि बहुत गरीब होते हैं। तो जर्मनी के जितने अमीर लोग थे या मिडिल क्लास लोग थे, उन्हें लग रहा था वो अब तो हम प्रोलिटेरियट बन जाएंगे, लेबर क्लास जैसी हमारी हालत हो जाएगी। और वो गलत नहीं थे, क्योंकि हालत तो काफी टाइट थी। राइट, आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे मैम जब जर्मनी में इतना सब कुछ हो रहा था तो वहां की सरकार क्या कर रही थी? बच्चा यही तो पॉइंट है, वहां की सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। वीमर रिपब्लिक अपने में ही इतना अनस्टेबल था कि वीमर रिपब्लिक जर्मनी की हालत सुधारने के लिए बिल्कुल भी कट नहीं था। वीमर रिपब्लिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बना था, मतलब जर्मनी में जितनी भांति भांति तरीके के लोग थे, सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था पार्लियामेंट में। अभी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब डेमोक्रेसी नई हो, इतने सारे रिप्रेजेंटेशन की वजह से सरकार बनती कम थी, बिगड़ती ज्यादा थी। तो कोई सरकार परमानेंट ही नहीं रहती थी, बार बार बिगड़ती बनती रहती थी। ऊपर से जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था जिसका नाम था आर्टिकल नंबर 48। ये आर्टिकल पता है क्या कहता था? इसी खिचड़ी में जहां सरकार स्टेबल ही नहीं हो पा रही है, बार बार गिर रही है, बार बार बन रही है, उसी में आर्टिकल 14 ये कहता था कि हमारा जो प्रेसिडेंट है जर्मनी का, उससे जब मन करेगा या करेगी वो हमारा क्या बोलते हो आप, इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी मतलब कर्फ्यू लगा सकते हैं और सिविल राइट सस्पेंड कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली मतलब आपका बाहर जाना, आपके सिविक राइट सबको सस्पेंड कर सकते हैं। तो फिर लोगों को और बुरा लगता था। लोगों को लगता था एक तो तुम एम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं कर रहे हो, ऊपर से मनमानी चल रही है हमारे डेमोक्रेसी की। वैसे ही हेट करते थे वीमन रिपब्लिक को। तो अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी ना जर्मनी में कि लोगों को सरकार वरकार से कोई लेना देना नहीं था। लोगों को चाहिए था एक मसीहा। जैसे इंडिया में आए थे ना गांधी जी, जो क्लास 10 में आप पढ़ोगे, वैसे ही वीमर रिपब्लिक के अनस्टेबल होने की वजह से लोगों को मसीहा मिला हिटलर में। अब मसीहा तो कम, विलन ज्यादा था, वो बात अलग है, लेकिन लोगों को जरूर लगा था कि हमें अपना सेवियर मिल चुका है। हिटलर के बारे में पढ़ते हैं अब। बच्चा हिटलर वो नाम है जो जर्मनी में अभी भी, आई एम नॉट लाइक दिस, जर्मनी में अभी भी हिटलर के सपोर्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, उनकी इन चीजों में विश्वास करते हैं, इस पे किसी का बस नहीं होता। तो हिटलर के सपोर्टर आज भी जिंदा है। हिटलर कब पैदा हुआ था? हिटलर 1889 में पैदा हुआ था, और जर्मनी में पैदा भी नहीं हुआ था, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। इनफैक्ट हिटलर की अपनी पापा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो घर के बाहर उसे ज्यादा अच्छा लगता था। और एक और फैक्ट बताओ, हिटलर एक आर्टिस्ट भी था, पेंटिंग्स भी बनाता था। पेंटिंग से बना लेते तो ज्यादा अच्छा था, बट हिटलर पॉलिटिक्स में आना चाहता था। तो चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, ऑस्ट्रिया जर्मनी का बेस्ट फ्रेंड था। हिटलर जितना ऑस्ट्रिया को अपना घर मानता था, उतना जर्मनी को भी अपना घर मानता था। हिटलर ने सारा वैलिडेशन जो उसे खड़ी खोटी सुनाई जाती थी घर पे, या जो वो फेलियर फील करता था, उसे लगा मैं सक्सेसफुल फील करूंगा अगर मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। तो हिटलर ने, मैंने बताया था वो नेशनल ऑनर वॉर प्रोपेगेंडा पूरा यूरोप में चल रहा था। सारे लड़कों को लगता था कि हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम आर्मी में जाएंगे। तो हिटलर ने भी यही सोच के जर्मन आर्मी में एडमिशन ले लिया। अब आप बोलोगे मैम ऑस्ट्रिया का लड़का जर्मन आर्मी में,
जी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर था। गलती से हिटलर को जर्मनी की आर्मी में जगह मिल गई थी और फिर हिटलर घुस गया। हिटलर ने लड़ी वर्ल्ड वॉर नंबर 1, बहुत अच्छे से लड़ी, ब्रेवरी वगैरह भी, ब्रेवरी क्रॉस वगैरह भी मिलता था उसको, मेडल वगैरह भी मिलते थे। लेकिन हिटलर को चोट लग गई। पहली चोट लगी, हिटलर हॉस्पिटल गया, जल्दी ठीक होकर वापस आ गया, फिर से लड़ाई करने लग गया। दूसरी चोट जब लगी तो वो कुछ महीनों के लिए ही हॉस्पिटल भेज दिया गया वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के दौरान। और जब तक वो बेचारा वापस आता है तो वो क्या देख रहा है कि जर्मनी हार चुकी है। तो हिटलर ने ना ये बात दिल पे ले ली। हिटलर वाज लाइक, यार मेरी वजह से हारी, अगर मैं फील्ड पे होता तो क्या पता मेरा देश नहीं हारता। जी, वो जर्मनी को अपना देश मानता था। और तभी हिटलर ने ठान लिया कि जर्मनी को उसका खोया हुआ गुमान, खोया हुआ एटीट्यूड जरूर वापस करके दूंगा। ठीक है, और इसीलिए उसने ज्वाइन कर ली पॉलिटिक्स, ज्वाइन की जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में कुछ ही सालों में जर्मन वर्कर पार्टी का वो हेड बन गया। उसने पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया, पहले रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, उससे भी पेट नहीं भरा तो लास्ट में रख दिया नाजी पार्टी। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में कि नाजी पार्टी का असली नाम क्या था। तो आप जर्मन वर्कर्स पार्टी भी लिख सकते हो या आप नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी भी लिख सकते हो, बट जो इजी लगे वो लिखना, गलत मत करना। आगे चलते हैं। 1923 में हिटलर ने एक छोटी सी गलती की। हिटलर ने बिना तरीके से, मतलब बिना अच्छी प्रिपरेशन के बिना बवेरिया पे अटैक कर दिया। अटैक तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि हिटलर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। जेल में हिटलर को समझ आया कि यार अगर अटैक करना है दुनिया पे कहीं पे भी तो फिर आपको पूरी तैयारी के साथ करना पड़ेगा। तो हिटलर वापस आया जेल से और फुल प्रिपेयर्ड होके आया था। पर इस बार हिटलर लकी था बच्चा, हिटलर का लक चमक रहा था। जर्मनी की आर्मी में घुसना भी लकीली हुआ था और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी लकीली हिटलर के हाथ लग गया था। तो एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जहां ऑलरेडी लोगों का गुस्सा अगर 8 आउट ऑफ 10 चल रहा था जर्मनी में, वहां अब 10 आउट ऑफ 10 हो गया था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना थी ना। वहीं हिटलर ने मान ली बाजी और हिटलर ने कर दिए जर्मनी के लोगों से वादे कि मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं आपके सारे दुख को दूर कर दूंगा। इतना पावरफुल स्पीकर था, इतने कन्विक्शन से बातें करता था, झूठे ही सही पर ऐसे वादे करता था कि लोगों के दिलो दिमाग पे हिटलर का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। ये देखो ना, ये रैली देखो, जहां तक नजर जाएगी वहां तक हिटलर के सपोर्टर हैं। ये नाजीज का फ्लैग है, ये उल्टा स्वास्तिक जो बना हुआ है रेड कलर का बैनर, ये हिटलर का ही फ्लैग है। हिटलर ऐसी बहुत सारे प्रोपेगेंडा की चीजें करता था। उसका तो मतलब पॉपुलैरिटी हासिल करने का कुछ अलग ही तरीका था बच्चा। मतलब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से पहले उसकी पार्टी कहीं नजर भी नहीं आती थी इलेक्शन में, 2.6% वोट मिले थे। लेकिन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से उसने इतने बढ़िया वादे किए कि उसकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनके निकली थी। तो वारे न्यारे हो गए, लकी हो गया हमारा हिटलर, राइट। पावरफुल स्पीकर था, प्रोमिसेस करता था, पैशनेट लीडर था। लोग जब उसकी बातें सुनते थे तो लोगों को लगता था मसीहा मिल चुका है, अभी यही हमारी जर्मनी को खोया हुआ एटीट्यूड वापस लाके देगा। और हिटलर बोलता भी था, वादे भी करता था कि मैं फॉरेन जो भी हमारे खिलाफ चीजें बनती हैं, प्लान्स बनते हैं, उन सबको उखाड़ फेंकूंगा। हिटलर जर्मनी का गुमान वापस करूंगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, तुम बस देखते जाओ, जर्मनी सुपर पावर बन जाएगा। तो लोग खुश, लोगों ने हिटलर को खुली बाहों से एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने में थोड़ी आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर, बट नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हम अपने टॉपिक डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी पे। तो बच्चा अब एक और बड़ी गलती हुई, एक और बार हिटलर लकी हो गया। लकी क्यों हो गया? हिटलर को खुद आके न्योता दे दिया गया कि हिटलर जो है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करे। न्योता किसने दिया? न्योता दिया हमारे, कहाँ गए भाई साहब, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। अब उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उन्हें लग रहा था हिटलर हीरो है, उन्हें नहीं पता था हिटलर तो विलन है। तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलर बना दिया हमारे हिटलर को, चांसलर बना दिया। वैसे चांसलर बोले तो जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर होती है ना, वैसे जर्मनी में चांसलर के पास बहुत सारी पावर होती है। यही तो चाहिए था हिटलर को। अब हिटलर का बिल्कुल विजन क्लियर था कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके मैं डेमोक्रेसी को खत्म कर दूंगा। तो नाउ ही वाज सेट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्शन बच्चा? बिकॉज डेमोक्रेसी सबकी सुनती है, हिटलर को थोड़ी सबकी सुननी थी, हिटलर को तो डिक्टेटर बनना था, तो डेमोक्रेसी को तो करना पड़ेगा ना डिस्ट्रॉय। हिटलर ने पता क्या किया? आग लगा दी, लिटरली आग लगा दी। हिटलर ने एक मिस्टीरियस आग लगा दी जर्मन पार्लियामेंट के अंदर, और हिटलर ने बोला हमारे देश के दुश्मन देश में घुस आए हैं और मुझे पता लगाना है कि ये देश के दुश्मन कौन है, इसीलिए मैं कर्फ्यू लगा रहा हूं। प्लान देख रहे हो आप कितना चालू था?
राइट? तो a mysterious fire broke down and after that Hitler passed a fire decree. उसने फायर डिक्री मतलब फायर लॉ लगा दिया, और फायर लॉ में उसने बोला कि मुझे पता लगाना है कि एनिमीज कौन है, इसीलिए मैं आप सबके फंडामेंटल राइट्स जो है, सिविक राइट्स जो है, थोड़े दिन के लिए खत्म कर रहा हूं। तो फंडामेंटल राइट्स खत्म होने का मतलब है कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, आप न्यूज व्यूज में कुछ भी छाप नहीं सकते। मतलब कि अब हिटलर इस डिक्री के अंदर, मतलब डिक्री को एक ढाल बना के हिटलर डेमोक्रेसी में कुछ भी कर सकता था, जर्मनी में कुछ भी कर सकता था, और जर्मनी के लोगों को खबर भी नहीं लगती क्योंकि प्रेस तो खत्म हो गया था, राइट? और जर्मनी के बाहर भी देशों को खबर नहीं लगती। तो प्लान तो फुल ऑन सक्सेसफुल, मीडिया बिक गई थी। He turned on his arch enemies. तो सबसे पहले उसने सोचा कि कम्युनिस्ट लोगों को मारूंगा। बात बोलो तो मैम खुद कम्युनिस्ट पार्टी का था, सब ढोंग था एक, राइट? तो हिटलर ने सबसे पहले कम्युनिस्ट लोगों को मारा, सबसे पहले उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं और हिटलर का इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं था, आपको आगे समझ आएगा। तो सबसे पहले कम्युनिस्ट गए, साइडलाइन हो गए। फिर अभी भी पेट नहीं भरा था, कुछ 50 तरीके के लोग हिटलर को नापसंद थे, वो भी आगे बताऊंगी। अब हिटलर ने बनाया दुनिया का सबसे गंदा एक्ट का नाम इनेबलिंग एक्ट। मार्च 1993 में हिटलर ने फुल प्रूफ प्लान बना दिया कि हिटलर में कि अब जर्मनी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अब है डिक्टेटरशिप। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, सिर्फ एक पार्टी चलती थी पूरे जर्मनी में जिसका नाम था नाजी पार्टी। तो जर्मनी बन गया वन पार्टी स्टेट। बताओ बड़ा, कोई डेमोक्रेसी में एक पार्टी होती है क्या? नहीं। तो जर्मनी का है डेमोक्रेटिक। Jews not allowed to be in civil services। फिर धीरे से ज्यू लोगों का सिविल सर्विसेज में आना बंद करा दिया। ज्यू लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारा चांसलर है, कुछ कर रहा होगा, अच्छा ही करेगा, राइट? उनको थोड़ी पता था कि उनकी पिटाई लगने वाली है। नाजी गवर्नमेंट स्टाफ द लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर में छोड़ो, लोकल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन सी पार्टी होती थी? नाजी पार्टी ही होती थी। बेसिकली पूरे जर्मनी में किस आदमी का राज चल रहा था? वन एंड ओनली अडोल्फ हिटलर। और हर जगह सर्वेलेंस की टीम लगा रखी थी उसने, सब पे नजर रखता था, क्या ज्यू क्या जर्मन, सब पे नजर रखता था। एसए, स्टॉर्म ट्रूपर, जेस्टापो, सिक्योरिटी सर्विस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, हर तरीके की पुलिस थी। और ये जो है ना, स्पेशली ये वाली जेस्टापो, ये तो बहुत खतरनाक थी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से काम ही नहीं करती थी बच्चा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ हिटलर की बात मानती थी। कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं। हिटलर बोलता था इस कम्युनिटी को पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दो, जेस्टापो पकड़ के ले आती थी, राइट? सो दे वर डेफिनेटली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दे वर यूजिंग देयर पावर इन अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। और इसी ने हमारी हमारी जर्मनी को बना दिया दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेट, मोस्ट ड्रेडेड स्टेट। ओह, कहां गया? हाँ, Nazi state became the most dreaded criminal state because of Nazis. हिटलर, नाजीज कौन थे? हिटलर के फॉलोअर। चलो अब चलते हैं आगे। अब जाते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी पे। अब आप बोलोगे मैम क्या हिटलर ने सारी बुरी बुरी चीज की, कुछ अच्छा भी किया था? देखो भाई, इकोनॉमी के लिए तो अच्छा किया था, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। जो वादे किए थे ना उसने कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो वादे पूरे किए थे। हिटलर के राज में जर्मनी में 100% एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, और इसमें हिटलर का साथ दिया था दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जलमार सैशेट ने। इस इकोनॉमिस्ट को हिटलर जर्मनी में लाया ही इसलिए था ताकि उसके अपने लोगों को वो फुल ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करके दे सके। और जलमार सैशेट का विजन जो है काफी क्लियर था। उन्होंने हिटलर को बोला कि एम्प्लॉयमेंट तभी आएगी जब आप सारी चीजें खुद से करोगे, आप प्राइवेट लोगों पे ध्यान मत दो, स्टेट फंडेड वर्क प्रोग्राम कराओ, मतलब कि कंट्री में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए और सरकार को ही करनी चाहिए। हिटलर ने बोला कोई बात नहीं, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो हमारे जलमार सैशेट और अडोल्फ हिटलर ने मिलकर दो चीजों पे काम किया। पहली चीज थी जर्मन सुपर हाईवेज, दूसरी चीज थी फोक्सवैगन। ये जो फोक्सवैगन की गाड़ियां देखते हो ना, ये उसी जमाने में बननी शुरू हुई थी। जितनी गाड़ियां बनती थी, पीपल्स ओन कार, सिर्फ जर्मनी में नहीं पूरे यूरोप में बिकती थी, ये पूरी दुनिया में बिकती थी ये कार्स। और कार कौन बनाएगा? इंसान बनाएंगे। तो फिर वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। दूसरा पॉइंट है जर्मन सुपर हाईवेज। सुपर हाईवेज मतलब 6 लेन 8 लेन वाले हाईवेज बनते थे, वहां पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। तो लोगों को तो फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, लेकिन पॉलिटिकली हिटलर के मंसूबे अच्छे नहीं थे। पॉलिटिकली
हिटलर ने सब कुछ खराब कर दिया। सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन एक तरीके से बोलो तो यूनाइटेड नेशन की पेरेंट बॉडी है। वर्ल्ड वॉर नंबर 1 जब खत्म हुई थी तो लीग ऑफ नेशन बनी थी ये कहने के लिए कि दुनिया में दोबारा कभी वर्ल्ड वॉर नंबर 2 ना हो। तो हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वहां पे यूएसए जैसे कंट्रीज जो है ना वो काफी उछलते थे। मतलब लीग ऑफ नेशन वाज डोमिनेटेड बाय द एलाइड पावर्स। तो हिटलर डिड नॉट लाइक देम, हिटलर हेटेड देम बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर नंबर 1। तो उसने लीग ऑफ नेशन से खुद को क्या कर दिया, निकाल दिया, पुल ऑफ कर दिया। 1933 में ही पुल्ड हिमसेल्फ आउट, ही पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। फिर राइनलैंड जो छीना हुआ था ना जर्मनी से, राइनलैंड जो छीन के ले गए थे भाई, राइनलैंड को इसने दोबारा छीन लिया। उसके बाद जो जर्मनी का बेस्ट फ्रेंड था ना ऑस्ट्रिया, उससे फिर से दोस्ती कर ली। इसने ऑस्ट्रिया को बोला हम सब एक है, वी आर वन पीपल, सो वी शुड हैव वन एम्पायर एंड वी शुड हैव ओनली वन लीडर। वन लीडर कौन? अडोल्फ हिटलर हिमसेल्फ। तो उसने ऐसा भी कर दिया। अभी और बताते हैं। हिटलर कैप्चर्ड जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। अब हिटलर छोटी छोटी जगहों पे कब्जा करना शुरू हो गया था। सबसे पहले उसने चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर लिया और सैशट ने उसे बोला, जलमार सैशट ने बोला कि यार हिटलर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए, तुम ये लड़ाई झगड़े में हो। हिटलर ने उसकी बात नहीं सुनी। जलमार सैशट को निकाल फेंका देश से। इनफैक्ट हिटलर मानता था कि मैं अपनी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों करूं जब मैं एक डेवलप कंट्री पे कब्जा कर सकता हूं। तो देख रहे हो गलत थिंकिंग थी, गलत थिंकिंग से आगे बढ़ रहा था। ही शुड हैव फोकस्ड ऑन जर्मनी इटसेल्फ। अब आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर नंबर 1। अब पावर और एटीट्यूड ऐसा सर पे चढ़ा बच्चा जर्मनी में हिटलर के सर पे कि हिटलर कुछ सोच ही नहीं रहा था, कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान ही नहीं दे रहा था शायद, ऐसा मैं मानूंगी क्योंकि ही किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। जून 1941 41 नहीं आएगा 39 आएगा आई गेस, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। अभी तक जो कुछ भी कर रहा था ना चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा वब्जा, उसमें उसको ब्रिटेन थोड़ा साथ दे रहा था क्योंकि ब्रिटेन अगेन यूएसए तो थोड़ी टिफ चल रही थी। तो सोच रहा था कि ठीक है यूएसए को मोनोपोली नहीं करने देंगे तो जर्मनी को साथ में रखते हैं, दोस्त बना के रखते हैं। तो अभी तक ब्रिटेन कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही पोलैंड पे हमला किया वैसे ब्रिटेन के कान एकदम खड़े हो गए। इनफैक्ट फ्रांस के और इंग्लैंड के दोनों ने जर्मनी की तरफ एकदम नजर उठा के देखा कि जर्मनी यार तुम तो बिल्कुल हम पे ही हमला करना शुरू हो गए। पोलैंड दोस्त था इन दोनों का, राइट। लेकिन हिटलर को चमका नहीं। हिटलर ने सितंबर 1948 में जाके एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट बनाया। हिटलर को इतना समझ आ गया था कि ये पूरी जंग खुद से नहीं लड़ी जा सकती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी किसके साथ बनाई? इटली के साथ, जापान के साथ। इटली, जापान, जर्मनी मिलके 3 कंट्रीज का एक पैक्ट बना, ट्रिपार्टाइट पैक्ट। इसमें भी हिटलर सबसे आगे था। माना जर्मनी मतलब इटली और जापान भी थे पर जर्मनी और हिटलर सबसे आगे थे। एंड ऑफ 1940 मतलब 1940 के एंड तक बोलो ना तो मतलब हिटलर अपने पावर के पिनाकल पे था, मतलब पावर की चोटी पे खड़ा था। ही वाज वेरी वेरी पावरफुल बाय द टाइम इट वाज 1940s एंड। लेकिन अब होने वाली थी गलती। इस गलती का नाम है हिस्टोरिक ब्लंडर। लेट मी शो यू द हिस्टोरिक ब्लंडर माई सेल्फ। कैसे बनाएंगे हम? डायग्राम बनाएंगे। जर्मनी मैंने बताया ना जब पोलैंड पे हमला किया था जर्मनी ने तो ब्रिटेन ऑलरेडी जर्मनी का दुश्मन बन गया था, लेकिन जर्मनी को अभी पता ही नहीं लगा था कि ब्रिटेन अब दोस्त थोड़ी, अब तो दुश्मन बन गया। तो जर्मनी ने ब्रिटेन को इग्नोर करते हुए अपनी पूरी आर्मी सोवियत यूनियन पे अटैक करने में लगा दी। द ईयर वाज 1941। इसे बोलते हैं हिस्टोरिक ब्लंडर, हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद जर्मनी जीत जाता वर्ल्ड वॉर नंबर 2। लेकिन सारी की सारी आर्मी जैसे ही हिटलर लेके गया बच्चा आपकी सोवियत यूनियन को अटैक करने के लिए, वैसे ही ब्रिटेन ने जर्मनी पे हमला कर दिया। ब्रिटेन तो बैठा ही इसलिए था कि कोई मौका छोड़े जर्मनी और अटैक कर दे। तो वहां पे सोवियत यूनियन ने भी हमला कर दिया। तो सोवियत यूनियन की रेड आर्मी आपको ईस्ट डायरेक्शन से पिटाई लगा रही थी और ब्रिटेन आपको वेस्ट डायरेक्शन से थप्पड़ मार रहा था। तो जर्मनी की हुई हार, और क्या हार हुई, मतलब बेइज्जती वाली हार हुई, स्टालिनग्राड में हार हुई, और ये हार ही दुनिया में आज तक जानी जाती है। तो जर्मनी तो चुप हो गया था, लेकिन जर्मनी का ये जो ट्रिपार्टाइट वाला दोस्त था ना जापान, वो अभी चुप नहीं हुआ था। जापान ने बोला ठीक है जर्मनी चुप हो गया तो क्या हो गया, मैं अटैक कर देता हूं यूएसए पे, मुझे वैसे भी यूएसए पसंद नहीं है। तो जापान ने अटैक किया
on USA's पर्ल हार्बर। और पर्ल हार्बर पे अटैक, जहां यूएसए की सारी नेवी की शिप्स खड़ी होती थी। यूएसए अब तक वर्ल्ड वॉर नंबर 2 में कुछ कर नहीं रहा था, ही वॉज नॉट इवन अ पार्टिसिपेंट, बट जैसे ही उसके पर्ल हार्बर पे मतलब यूएसए को पोक किया जा रहा था, जापान ने पोक किया यूएसए को, तंग किया यूएसए को पर्ल हार्बर पे अटैक करके। यूएसए ने बोला अच्छा बच्चों अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि लड़ाई क्या होती है। और यूएसए ने मई 1945 में 2 बॉम्ब गिराए, एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया हिरोशिमा पे, दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया नागासाकी, दोनों जापान में है। और ऐसे ही और जैसे ही एटॉमिक बम गिरे पूरी दुनिया देखती ही देखती रह गई, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 9 लाख भी नहीं यार, बहुत सारे लाखों लोग मारे गए हिरोशिमा और नागासाकी में। और आगे आने वाली पीढ़ियों पे भी उसका असर, जेनेटिक म्यूटेशन का असर देखने को मिलता रहा। तो दुनिया देखती ही देखती रह गई और ऐसे खत्म हुई वर्ल्ड वॉर नंबर 2 में 1945 में विद यूएसए एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन जापान। I look much younger. I get. आप बताओ मेरे साथ स्टूडेंट्स को हर रियल लाइफ फिनोमेना, ये ग्रेविटी ने सारी गैलेक्सीज और सारे प्लैनेट्स को जोड़ के कैसे यूनिवर्स फॉर्म किया, आई कैसे समझ इन्हीं रियल लाइफ फिनोमेना के कंसेप्ट। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मैं तुषार पटेल अपने पिछले 6 साल हर एक फिनोमेना, हर रियल लाइफ फिनोमेना में 30,000 सैलरी वाली जॉब पाने के लिए
अब बात ये आती है कि हिटलर अगर ऐसा कुछ करता था, इतने सारे लोगों को मारता था, इतनी जगह बम बम गिराता था, तो करता क्यों था बच्चा? उसके दिमाग में आखिर चलता क्या था? चलो थोड़ा नाजीज के दिमाग के अंदर चलते हैं, थोड़ा हिटलर के दिमाग के अंदर का डिटोर लेते हैं। उसी का नाम है नाजी का वर्ल्ड व्यू। तो सिंपल सी बात है, हिटलर दो चीजों में विश्वास रखता था, एक तो रेस थ्योरी में विश्वास रखता था, दूसरा हेट्रेड में विश्वास रखता था। तो नाजीज ने जो भी क्राइम कमिट किए, आपको लगेगा कि बेसलेस हैं, क्या बदतमीज लोग हैं, क्या पागल लोग हैं, क्या किया, इतने लोगों को मार डाला, लेकिन उनके पास इसकी एक वजह थी। उनकी वजह गलत वजह जरूर थी, लेकिन उनके पास वजह थी। वो जिस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, जिस तरह की सोच में विश्वास रखते थे, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। सबसे पहली बात तो यह है कि हिटलर और हिटलर के फॉलोअर्स इक्वालिटी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। उनको लगता था कि दुनिया में इक्वालिटी जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि रेशियल हायरार्की होती है। मतलब रेसेस होती है ना, जैसे इंडिया, अफ्रीकन, ऐसे वैसे, तो रेस की हायरार्की है, एक रेस दूसरी रेस से अच्छी है, सारी रेस एक समान नहीं है। तो ऐसी रेशियल हायरार्की बनाता था हिटलर अपने दिमाग में, और वो बोलता था कि सबसे अच्छी रेस कौन सी है बच्चा दुनिया में? नॉर्डिक जर्मन आर्यन। खुद से मान लिया उसने। मतलब अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो जर्मन लैंग्वेज बोलता है, जिसकी आंखें नीली हैं, जिसके बाल ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड मतलब ऐसे गोल्डन बाल, तो आप नॉर्डिक जर्मन आर्यन हो, और आप नॉर्डिक जर्मन आर्यन हो तो आप सुपर पावर हो, आप बाकी सारी रेसेस से सुपीरियर हो, बाकी हर तरीके के ह्यूमन बींग्स आपके नीचे आते हैं, राइट? सो इक्वालिटी तो थी नहीं उनके दिमाग में। और उसने बोला कि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने बहुत सारी बायोलॉजी पढ़ी है। बताओ जरा, देखो जरा कैसा लॉजिक दे रहा था। तो उसने बोला कि ये जो रेशिज्म है, मतलब एक रेस को ऊपर रखने का और दूसरी रेस को नीचे रखने का जो सिस्टम है, रेशियल डिफरेंशिएशन जो है, ये मैं चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज की वजह से बोल रहा हूं। अभी लेट मी क्लियर यू कि ये जो बायोलॉजिस्ट हैं बेचारे यहाँ पे, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। इन्होंने प्यारी प्यारी थ्योरीज दी थी अपनी नेचर से रिलेटेड। हिटलर ने उन थ्योरीज को अपने दिमाग की गेम में डाल दिया था। ठीक है, डार्विन की बात करते हैं। डार्विन बात करते थे भाई बायोलॉजी की, इवोल्यूशन होता है, हम अडाप्ट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर बोलते थे नेचुरल सिलेक्शन की, सॉरी डार्विन बोलते थे नेचुरल सिलेक्शन की बात, हर्बर्ट स्पेंसर बोलते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर दुनिया में लड़ाई होगी, नहीं, अगर नेचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो वाली रेस सरवाइव करेगी, वो वाली स्पीसीज सरवाइव करेगी जो आपकी सबसे ज्यादा फिट होगी। जैसे कोरोना में हम बोलते हैं ना कि जिनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, पैंडेमिक में वही लोग अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं। तो उन्होंने तो ऐसे एक मतलब बढ़िया नेचर से रिलेटेड थ्योरीज दी थी। हिटलर ने उन थ्योरीज को यूज करके बना दिया कि अगर जर्मनी को सुपर पावर बनना है, जर्मनी को पूरी दुनिया से लड़ाई लड़के पूरी दुनिया पे राज करना है, तो सिर्फ वही रेस चाहिए, वही ह्यूमन बींग्स चाहिए जो सबसे फिट है। और उसके लिए सबसे फिट ह्यूमन बींग्स कौन से थे? आर्यन, नॉर्डिक जर्मन आर्यन। तो इन दोनों की थ्योरीज उसने यूज करके बोला कि अगर मुझे दुनिया पे विजय प्राप्त करनी है तो मैं सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को जर्मनी में रहने दूं, बाकी सारे लोगों को या तो जर्मनी से बाहर निकाल दूं या तो मार डालूं। और उसने यही किया बच्चा, यही किया बिल्कुल। The strongest race would survive and the weak ones would perish. The Aryan race was the finest. It had to retain its purity, become stronger and dominate the world. तो हिटलर बोल रहा था कि आर्यन रेस सबसे बेस्ट है, नीली आंखें, ब्लॉन्ड हेयर, जर्मन लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, और इन्हीं लोगों को अपनी प्योरिटी मेंटेन करना चाहिए। प्योरिटी मतलब जब दोनों पेरेंट्स नॉर्डिक जर्मन आर्यन होंगे तो बच्चे भी प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन होंगे। तो बाकी किसी रेस से आप प्यार नहीं कर सकते, बाकी किसी रेस में आप शादी नहीं कर सकते, बाकी किसी रेस के साथ आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते। Hitler would not allow you to do so in Germany. जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, ये तो था, मतलब ये रेशियल हायरार्की वाली एक थ्योरी हो गई। दूसरी एक और थोड़ी अजीब सी थ्योरी थी उनकी, थ्योरी का नाम था लेबेनस्ट्रॉम। ये 1 मार्क का बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है बच्चा कि लेबेनस्ट्रॉम का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं लेबेनस्ट्रॉम होता है आपका लिविंग स्पेस। लिटरली हिटलर का मानना था कि जब जर्मनी के लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यन ब्रीड करेंगे और ज्यादा नॉर्डिक जर्मन आर्यन को जन्म देंगे, तो उन नए बच्चों के लिए, नए नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों के लिए स्पेस चाहिए होगी, टेरिटोरी चाहिए होगी, रिसोर्सेज चाहिए होंगे। और इसीलिए हिटलर अपनी कंट्री को, मदर कंट्री जर्मनी को बड़ा बनाना चाहता था। अब कंट्री कहां से बड़ी होगी बच्चा? लैंड तो उतना ही रहेगा ना जितना था। लैंड को बड़ा कराने के लिए बाकी सारी कंट्रीज पे क्या करना पड़ेगा? कब्जा करना पड़ेगा। इसीलिए हिटलर धीरे धीरे पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। शुरुआत की उसने पोलैंड से।
पोलैंड को बनाया अपनी गंदी हरकतों का, गंदे एक्सपेरिमेंट्स का एक लेबोरेटरी। जो भी उसे पूरी दुनिया पे लागू करना होता था, पहले पोलैंड में एक्सपेरिमेंट होता था। ठीक है, पोलैंड की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी थी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना दिए थे, पोलैंड को डिवाइड कर दिया था। अभी वो आगे पढ़ेंगे। Nazis wanted only a society of pure and healthy, Nordic Aryan considered desirable, undesirable। दो तरीके के कॉन्सेप्ट थे जर्मन के दिलों में। नाजीज बोलते थे कि ह्यूमंस दो तरीके के होते हैं। ये नाजीज बोलते थे, बच्चा मैं नहीं बोल रही हूं, ठीक है, जस्ट बाय द वे, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। डिजायरेबल होते हैं जो डिजायर किए जाते हैं, जो नाजीज को पसंद थे। तो डिजायरेबल कौन से आते थे बच्चा? नॉर्डिक, जर्मन, आर्यंस। और यहां पे कौन आते थे? यहां पे बहुत सारे लोग आते थे, इंडियंस भी आते थे, जिप्सीज भी आते थे, ज्यूज भी आते थे, ब्लैक भी आते थे। लेकिन सबसे ज्यादा अनडिजायरेबल कौन था? सबसे ज्यादा अनडिजायरेबल लोग लगते थे उसे ज्यू लोगों से उसे सबसे ज्यादा नफरत है। तो हिटलर बोलता था अगर दुनिया पे जर्मनी को राज करना है तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन चाहिए। और नॉर्डिक जर्मन आर्यन भी कौन से चाहिए? जिनके हाथ पैर सही सलामत हो। तो जितने भी फिजिकली या मेंटली अनफिट नॉर्डिक जर्मन आर्यन होते थे उन्हें ये मार डालता था। और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज में क्या बोलता था? मैंने यूथनेशिया का प्रोग्राम चला रखा है, मतलब कि मैं इन्हें डिसाइड करने दे रहा हूं, ये तो टर्मिनी इल है, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकते कि ये जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं। तो ढोंग रच रहा था, पूरी दुनिया को समझ भी नहीं आ रहा था कि हिटलर अंदर ही अंदर क्या रासलीला रचा रहे थे। आगे चलते हैं, कैसे जाएंगे आगे चलेंगे। अनडिजायरेबल में ज्यूज आते थे, जिप्सीज आते थे, ब्लैक पोल्स, पोल मतलब पोल नहीं बच्चा, पॉलिश लोग, रशियंस भी आते थे। सबसे ज्यादा नफरत आपकी ज्यूज लोगों की थी। सबसे ज्यादा सुपीरियर किसे मारता था? नॉर्डिक जर्मन आर्यन, नीली आंखें, ब्लॉन्ड बाल, याद रखो। बाकी सारे लोगों को मारने का प्लान बना लिया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज्यू लोगों से इतनी क्यों नफरत थी? इसके 2-3 कारण है। पहली बात तो ये कि हिटलर का दिमाग सही जगह पे नहीं था, ठीक है, लेकिन पेपर में आप ये लिख नहीं सकते। तो पहला कारण है ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी, मतलब कि वो रिलीजियसली ज्यूज से नफरत करता था। ट्रेडिशनली ज्यूज को क्राइस्ट किलर माना जाता है। तो ये भी सारे ज्यूज को, दुनिया के सारे ज्यूज को क्राइस्ट का किलर मानता था या फिर यूसेसर मानता था। मतलब ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है और ये बहुत सारे पैसे से गंदे मनी लेंडर बनते हैं, पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद लोगों को हरास करते हैं। तो ऐसे गलत मंसूबे, गलत आइडियाज वो पूरी जर्मनी में फैलाया जा रहा था। और इसीलिए हिटलर का हर फॉलोअर ज्यूज से उतनी ही नफरत करता था जितना हिटलर करता था। और ऐसा नहीं है कि उसने एकदम से सारे ज्यूज को मार डाला, पहले ज्यूज का हुक्का पानी बंद कराया, पहले उनका खाना पीना बंद करा दिया, उनसे एम्प्लॉयमेंट छीन ली। तो कुछ ज्यूज जर्मनी छोड़ के भाग गए, कुछ ज्यूज रह गए। फिर उनको तंग करना शुरू किया, टॉर्चर करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्हें घेटोज में डाल दिया, मतलब उन्हें जोग्राफिकली सेपरेट कर दिया। एक कंट्री के हिस्से में सिर्फ ज्यूज लोग होते थे और ज्यूज के घरों पे वो ज्यूज का सिंबल लगा देता था ताकि सबको पता चले ये ज्यू का घर है। बाद में तो उसने इन सारे ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज के जहरीली गैस से मारी डाला था, जो आप आगे अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए ये 2 रीजंस हैं क्योंकि उसे, जिसकी वजह से ज्यूज पसंद नहीं थे। यहाँ पे क्या लिखा है? पहले पॉपुलराइज किया, मतलब पहले टेरराइज किया, पहले डराया धमकाया, फिर पॉपुलराइज किया, मतलब कि गरीब कर दिया, फिर उन्हें सेग्रीगेट कर दिया, कंट्री में अलग जगह रख दिया, घेटो बना दिए, फिर उन्हें कंट्री छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और फिर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पोलैंड भेज के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जहरीली गैस छोड़ के सारे ज्यूज को मारने की कोशिश की। तो दैट वाज अडोल्फ हिटलर फॉर यू। नाउ लेट्स कम टू द रेशियल यूटोपिया। रेस की हायरार्की हिटलर के दिमाग में इतनी ज्यादा स्ट्रांगली थी बच्चा कि वो जीनोसाइड करना चाहता था। जीनोसाइड का मतलब पूरी रेस को खत्म करना चाहता था। किसकी रेस? ब्लैक लोगों की, जिप्सीज की, ज्यू लोगों की। तो बेसिकली एक जगह जहां हिटलर दुनिया में जर्मनी बनाते हैं, अगर ये जर्मनी है बच्चा, तो जर्मनी दुनिया में क्या कर रहा था? वॉर लड़ रहा था। और जर्मनी के अंदर क्या चल रहा था? जीनोसाइड चल रहा था। तो इंटरनली भी जर्मनी में लोगों को मारा जा रहा था और एक्सटर्नली तो दुनिया में लड़ाई कर ही रहा था। पोलैंड वॉज डिवाइडेड। मैंने बताया ना, पोलैंड लेबोरेटरी बना उसके एक्सपेरिमेंट्स का। तो सबसे पहले पोलैंड को डिवाइड कर दिया, पोलैंड के 2 हिस्से कर दिए। एक जगह का नाम था, नाम बताती हूं, नाम इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली।
जगह का नाम था जनरल गवर्नमेंट। तो पोलैंड के हिस्सा किया, ओहो ये है पोलैंड, पोलैंड में एक हिस्सा बना दिया बच्चा जनरल गवर्नमेंट। अब देखो नाम से आपको कभी समझ नहीं आएगा कि कितनी गंदी जगह थी। जनरल गवर्नमेंट बनी वो डेस्टिनेशन जहां पे ऐसे कोई भी लोग जो हिटलर को पसंद नहीं आते थे, हिटलर उन्हें वहां भेज देता था। पोलैंड के लोगों से उसका घर छीन लिया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली और उनसे सारी प्रॉपर्टी छीन के किसको दे दी? नॉर्डिक जर्मन आर्यन को दे दी। लेवेंसरॉम की थ्योरी याद रखो, लिविंग स्पेस की थ्योरी याद रखो, इसीलिए तो पोलैंड पे कब्जा किया था। शुरुआत पता है किससे की पोलैंड में? इंटेलिजेंट लोगों से। इंटेलिजेंसिया मतलब अल्ट्रा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लोगों से, जैसे कि राइटर, रिपोर्टर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले उनका मर्डर किया, क्योंकि ये लोग क्या हो करते हैं? सोसाइटी को आगे ले जाते हैं। तो पोलैंड को तो खत्म करना था ना, तो सबसे पहले इंटेलिजेंसिया को खत्म कर दिया। फिर बाकी जो पोलैंड के लोग थे उन पे भी उन्होंने सेम चीजें अपनाई, बच्चों तक पे यार, पोलैंड के बच्चों तक को उसने सेग्रीगेट किया। हर एक बच्चे को वो क्या करता था? रेस एक्सपर्ट के साथ भेजता था। ऐसे बच्चे जिनके पास दो चीजें थी, यानी कि नीली आंखें थी, जर्मन की लैंग्वेज बोलते थे, जर्मनी की लैंग्वेज बोले तो जर्मन बोलते थे, और जिनके बाल ब्लॉन्ड थे, मतलब जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन की तरह दिखते थे ना, दिखने में, उनको क्या भेज देता था? डॉक्टर के पास भेज देता था। माओ से चीन के बच्चों को डॉक्टर्स के पास भेजता था। डॉक्टर्स का नाम पता है क्या था? रेस एक्सपर्ट्स। वो इन बच्चों को देखते थे, फिजिकली भी देखते थे और वो इन बच्चों को मेंटली भी देखते थे। और अगर ये बच्चे मेंटली और फिजिकली फिट होते थे, अगर टेस्ट पास करते थे, तो इन्हें जर्मनी की फैमिलीज के साथ रहने के लिए भेज देता था, जर्मन के लोगों की तरह, नॉर्डिक आर्यन की तरह। अगर ये टेस्ट पास नहीं करते थे तो इन्हें अनाथालय भेज देता था, ऑर्फनेजेस, और बाद में इन बच्चों को भी उसने मार डाला। तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा हमारे हिटलर भाई साहब ने। यूथ इन द नाजी जर्मनी। हिटलर को एक बात बहुत अच्छे से पता थी, अगर कंट्री का फ्यूचर सिक्योर करना है तो कंट्री के बच्चों को वही सब सिखाना पड़ेगा जो हिटलर को समझ आता है। तो उसने नाजी सोसाइटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के बच्चों को अपना हथियार बनाया। स्कूल से उसने शुरुआत की। स्कूल्स में सबसे पहले तो उसने टेक्स्ट बुक बदल दी। टेक्स्ट बुक में हेट्रेड डाल दी, ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड डाल दी। बोलता था, दुनिया में बोलता था, मैं स्कूल्स को क्लेंस कर रहा हूं, प्यूरिफाई कर रहा हूं। और करता क्या था? जितने भी ज्यू बच्चे होते थे, ज्यू टीचर्स होते थे, उन्हें धक्के मार के स्कूल से बाहर निकाल देता था। बच्चों का सेग्रीगेशन शुरू हो गया था। नॉर्डिक आर्यन बच्चों को अलग ही तरीके की पढ़ाई जाती थी। उनको बोला जाता था ज्यूज को हेट करो, हिटलर को सलाम ठोको, ऐसी पढ़ाई जा रही थी। और बाकी जितने फिजिकली हैंडीकैप बच्चे थे या मेंटली हैंडीकैप बच्चे थे या ज्यू बच्चे थे या जिप्सी बच्चे थे, उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देता था और बाद में जाके उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जहरीली गैस चेंबर्स में मार डालता था। तो बेसिकली फाइनली जो हिटलर को पसंद नहीं आया, मरना तो है ही, ठीक है। तो ये चल रहा था आपका जर्मनी में। स्कूल की टेक्स्ट बुक बदल दी थी। रेशियल साइंस, मॉरल साइंस छोड़ो, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस कर दी थी, जिसमें पढ़ाया जाता था ज्यूज से नफरत करो, हिटलर को सलाम करो, नॉर्डिक आर्यन बनो, ऐसा करो वैसा करो। ज्यूज के खिलाफ स्टीरियोटाइपिंग करता था, मतलब अलग ही पढ़ाता था। बोलता था ज्यूज की नाक लंबी होती है, पेट मोटा होता है, ज्यूज गंदे दिखते हैं, ज्यूज गंदे होते हैं, ज्यूज को तो मार डालना ही अच्छा है। और अगर आपको जर्मनी पसंद है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, तो आपको हिटलर से प्यार करना पड़ेगा, हिटलर की पूजा करनी पड़ेगी, कंट्री से लॉयल रहना पड़ेगा। और कंट्री से लॉयल कैसे रहोगे? मतलब देशभक्त कब बनोगे? जब ज्यूज से नफरत करोगे। तो किसी से नफरत करना अपने देश से प्यार कैसे हो सकता है? और यही हिटलर सिखा रहा था बच्चों को, ठीक है। स्कूल के बाद बच्चे जाते थे यूथ ऑर्गेनाइजेशन में। स्कूल में तो फिर भी थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह तो पढ़ाते थे, यूथ ऑर्गेनाइजेशन में तो और कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ हेट्रेड का ज्ञान पढ़ाया जाता था। तो 10 साल से छोटा बच्चा स्कूल में रहता था। 10 साल के बाद बच्चा जाता था, बच्चा आपका यंग वोक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहां से अगेन ज्यूज से हेट्रेड सिखाई जाती थी। जब बच्चा 14 साल का हो जाता था तो हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, जिसे नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता था। 18 साल के बाद बच्चा लेबर सर्विसेज बोले तो आर्मी ज्वाइन कर लेता था और आर्मी में ही रहता था। तो हर मेल बच्चे की यही थी टाइमलाइन। फीमेल्स के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा था। अच्छा, यंग वोक की डेफिनेशन यहां मिलती है, आप बाद में देख लेना। यंग वोक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन 1922 में बनी थी। इसका बाद में नाम हिटलर यूथ हो गया था। अगर कोई पूछे इसमें सिखाते क्या थे, वही सब, ज्यूज से नफरत करो, वायलेंस पसंद करो, गुस्सा करो, जिप्सीज को मारो, कम्युनिस्ट को मारो, ज्यूज को मारो, सारे अनडिजायरेबल को मार डालो, हिटलर की पूजा करो, हिटलर बेस्ट व्यक्ति है, यही सब सिखाया जाता था। कोई ज्ञान की बात नहीं थी।
नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, बच्चों तो छोड़ो, हिटलर ने तो माओ तक को नहीं छोड़ा। नाजी जर्मनी में हिटलर ने विमेन का दर्जा पता है क्या किया था? आपका काम है अच्छी बीवी बनना, अच्छा माँ बनना, डॉक्टर बन के क्या करोगे, लॉयर बन के क्या करोगे, टीचर बन के क्या करोगे? तो लड़कियों को सिखाया जाता था कि आपको काइंड हार्टेड रहना है, प्रिम एंड प्रॉपर रहना है, अच्छे से बैठना है, अच्छे से उठना है, अच्छी माए बनना है, आर्यन बच्चों को जन्म देना है, आर्यन व्यक्ति से प्यार करना है, आर्यन व्यक्ति से शादी करनी है, राइट? आपको बेसिकली रेस बढ़ानी है आगे। और इसी रेस बढ़ाने के लिए उनको इंसेंटिव भी दिया जाता था। इंसेंटिव का मतलब उन्हें लालच भी दिया जाता था, लालच मिलता था अवार्ड के तहत। ऑनर क्रॉसेस होते थे बच्चा, अवार्ड नहीं, क्रॉस होते थे जो कपड़ों पे लगा के औरतें बहुत एटीट्यूड में घूमती थी। 3 तरीके के क्रॉस होते थे, एक क्रॉस होता था गोल्ड, और एक होता था ब्रोंज, और एक होता था आपका, कहां गया मैं भी भूल गई, हाँ ये रहा, ब्रोंज होता था, सिल्वर होता था, गोल्ड होता था। अगर 4 नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चे पैदा किए हैं तो ब्रोंज मिलेगा, 6 किए हैं तो सिल्वर मिलेगा, 8 किए हैं तो गोल्ड क्रॉस मिलेगा। और ये क्रॉसेस लगा के औरतें इतनी मतलब इतने एटीट्यूड से घूमती थी जैसे उन्होंने पता नहीं क्या तीर मारा हो, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में हिटलर ने भर दिया था कि आप बाकी माओ से सुपीरियर हो, क्योंकि आपने नॉर्डिक आर्यन लोगों को जन्म दिया है। और अगर बाई चांस कोई नॉर्डिक जर्मन व्यक्ति मतलब औरत किसी और धर्म के या किसी और रेस के व्यक्ति से प्यार कर लेते थे या शादी कर लेते थे तो उन्हें बहुत कंडेम किया जाता था, बल्कि पूरे जर्मनी में उन्हें घुमाया जाता था मुंह पे कालिक पोत के, और उनके गले में लिखा जाता था आई हैव सल्यूट द ऑनर ऑफ द नेशन। गले में एक कार्ड लटकाया जाता था जिसमें वो बोलते थे कि इस व्यक्ति ने, इस औरत ने अपने देश के ऑनर को कम किया है। तो ऐसे ह्यूमिलिएट किया जाता था ताकि औरतें सोचे भी ना किसी और रेस के व्यक्ति से शादी करने से पहले, राइट? मतलब सोचे ही ना इस बारे में। अब आती है बात आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा की। हिटलर खुद तो ये जंग नहीं जीत पाता, हिटलर को सपोर्ट मिला था बहुत बढ़िया। इतने सारे ज्यूज लोगों को मारने के लिए हिटलर को सपोर्ट मिला था। और हिटलर को सपोर्ट कैसे मिला था? प्रोपेगेंडा के तहत। बच्चा बार बार एडवर्टीजमेंट भी देखोगे ना, वो रात को कमर्शियल्स आते हैं ना टीवी पे जिसमें वो कोई ना कोई मोटापा कम करने की बेल्ट बेच रहे होते हैं या रोटी बनाने की मशीन बेच रहे होते हैं, राइट? मैं बचपन में बहुत देखती थी, टाइम पास होता था, तो मैं भी आधे घंटे देख लेती थी तो कन्विंस हो जाती थी कि नहीं मेरे को यही चाहिए, मेरी लाइफ सॉल्व हो जाएगी अगर मुझे ये रोटी बनाने वाली मशीन मिल जाएगी तो, ठीक है, घर में एकदम सब सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा मतलब आपको कन्विंस किया जा रहा होता है दैट विद दिस ओनली योर लाइफ कैन हैव अ सॉल्यूशन। और वही प्रोपेगेंडा किया हिटलर ने और हिटलर के सपोर्टर नाजीज ने। उन्होंने पूरी जर्मनी के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर ज्यू लोगों को मार डालें और हिटलर के कहे मुताबिक दुनिया से लड़ाई करें, वर्ल्ड वॉर नंबर 2 करें, तो हिटलर और जर्मनी दोनों सुपर पावर बन जाएंगे। और हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है। जब कोई बोलेगा आपका देश सुपर पावर बनेगा तो हर लोग अच्छा फील करेंगे। तो जर्मनी के लोग कन्विंस हो गए। और पता है क्या, बाहर दुनिया में तो पता ही नहीं लगने देता था ना, वर्ड ही इतने प्यारे प्यारे यूज करता था कि पूछो मत। जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट क्या बोलता था? स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब होता किलिंग ऑफ ज्यूज। जैसे कि यूथेनेशिया। यूथेनेशिया मतलब आप अपनी डेथ डिसाइड कर रहे हो क्योंकि आपकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। यूथेनेशिया बोलता था अगर फिजिकली हैंडीकैप लोगों को मारता था तो, राइट? सिलेक्शन बोलता था अगर जियो लोगों को उठाता था उनके घरों से तो बोलता था आई एम जस्ट सिलेक्टिंग देम। डिसइंफेक्शन बोलता था अगर स्कूल में से बच्चों को बाहर निकालता था तो डिसइंफेक्शन बोल देता था। इवैक्यूएशन, अगर ज्यूज को गैस चेंबर में भेजता था मरने के लिए तो बोलता था मैं तो इवैक्यूएशन कर रहा हूं, मैं तो बस ये इलीगल माइग्रेंट है हमारी कंट्री में, मैं तो निकाल रहा हूं बस। ऐसे प्यारे प्यारे नेम के अंडर वो क्या काले कर्म कर रहा था ये दुनिया को पता लगना ही बहुत जरूरी था, लेकिन पता लग ही नहीं पाया। गैस चेंबर्स वर कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन एरिया। इनफैक्ट एक गैस चेंबर देखोगे ना, टिपिकल गैस चेंबर, तो उसमें शावर हेड्स लगे होते थे। ऐसे लगेगा यहां तो मतलब लोगों को नहलाया धुलाया जा रहा होगा, लेकिन वहां पे कोई खिड़की दरवाजा नहीं होता था। जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, लोग मर जाते थे मिनटों में, राइट? सो दे लुक्ड लाइक बाथरूम बट दे वर नॉट रियली बाथरूम्स। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड, और कन्विंस करने के लिए लगती है मार्केटिंग।
किसी भी चीज को कन्विंस करने के लिए। नाजी ने भी मार्केटिंग का सहारा लिया, पोस्टर्स बनते थे, रेडियो पे जिंगल्स गाए जाते थे, कैची स्लोगन्स होते थे, सामान बिकता था, लीफलेट पर्चे बंटते थे, न्यूज़पेपर छपते थे, मूवीज बनती थी, इमेजेस लगती थी, होर्डिंग लगती थी, और इस सारी चीजों से बार बार जर्मनी को सिखाया जा रहा था कि ज्यूस से करो नफरत। और उन सारे पोस्टर्स वगैरह में पता ज्यू लोगों को कैसे दिखाया जाता था? शैतान का रूप, कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप धरती को शैतान से खत्म कर रहे हो, शैतान से आजाद कर रहे हो अगर आप ज्यू लोगों को मार रहे हो। तो लोग कन्विंस हो गए भाई। कितनी सारी मूवीज बनी जिसने ये दर्शाया, वो मूवीज बनी ही इसलिए ताकि लोग ज्यूज लोगों से नफरत करें। ऐसी ही एक मूवी का नाम था द इटर्नल ज्यू। 1 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा पता है बच्चे क्या, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया था हिटलर ने कि बाकी लोगों का तो छोड़ो, जो ज्यू लोग थे ना उन्हें भी सपने आते थे। उन्हें भी सपने आते थे कि कहीं वो सही में तो गलत नहीं है, कहीं वो सही में तो ईविल नहीं है, क्या सही में तो उन सबको मर नहीं जाना चाहिए। और ये था हिटलर के प्रोपेगेंडा का पावर, कि जो ऑप्रेस हो रहा था वो मानने लग गया कि उसका ऑप्रेस होना सही है, राइट। और ये कैसे हुआ? ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जब हिटलर ये सब कर रहा था, नाजी ये सब कर रहे थे, हिटलर की आर्मी ये सब कर रही थी, तो नॉर्मल लोग क्या कर रहे थे, कॉमन लोग क्या कर रहे थे, ये बताती हूँ। तो एक्चुअली 3 तरीके के लोग हुआ करते थे बच्चा, 3 तरीके के लोग हुआ करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ देखते रहते थे, पैसिव ऑनलुकर, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते थे। कुछ लोग होते थे जो बड़ी हिम्मत करके कुछ करना चाहते थे। इसी पे एक मूवी बनी है शिंडलियर लिस्ट, कभी टाइम मिले तो देख लेना, शिंडलियर लिस्ट नाम की एक मूवी। तो कुछ लोग मदद कर रहे थे ज्यू लोगों की बहुत कम मात्रा में, और कुछ लोग तो हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली 3 तरीके लोग थे सपोर्टर ऑफ हिटलर, बोले तो नाजी, पैसिव ऑनलुकर्स एंड पीपल्स हु वर ट्राइंग टू हेल्प द ज्यू पीपल। दे वर वेरी फ्यू। पता है, जो लोग हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे वो हिटलर के मंसूबों को भी सपोर्ट कर रहे थे। जैसे हिटलर बोलता था आपको कहीं पे भी ज्यू लोग दिखे तो आप हमें बताना, तो नॉर्मली लोग पता है क्या करते थे, जहां पे भी उन्हें समझ आता था ना कि यहाँ पे ज्यू है, वहां पे कॉल कर देते थे हिटलर या हिटलर के फॉलोअर्स को कि मुझे पता है इस घर में ज्यू रहता है, उसके घर को मार्क कर देते थे। इनफैक्ट सारे ज्यू लोगों पे एक बैच होता था ताकि सबको पता चले मार्केट में, सर्कस में, थिएटर में कि कौन ज्यू है कौन नहीं है। तो बकायदा लोगों की आर्मी बना रखी थी उसने, सपोर्टर्स की आर्मी बना रखी थी। एंड पीपल जेन्युइनली बिलीव्ड कि अगर ज्यू लोगों को मार देंगे तो जर्मनी आगे जाएगा। आप सोचो क्या कंडीशनिंग की होगी उस व्यक्ति ने। बहुत प्यारा वर्ड है कंडीशनिंग, जब आप किसी को कन्विंस कर लेते हो कंप्लीटली कुछ करने के लिए, राइट। नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी सपोर्टर, लेकिन ये बोलना गलत होगा कि हर जर्मनी का व्यक्ति नाजी सपोर्टर था, नहीं। कुछ लोग अपनी जान पे खेल के भी एक्टिव रेसिस्टेंस कर रहे थे, जान पे खेल के भी ज्यू लोगों को बचा रहे थे। और आपकी बुक में एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है पास्टर निमोलर के बारे में, निमोलर जी ने लिखी है, इसको जरूर पढ़ लेना। इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम. Then they came for the communists, but I was not a communist, so I did nothing. It's a beautiful poem. Please read it once. I am going to hop on to the last topic, knowledge about the Holocaust. बात यह आती है कि जब हिटलर ने इतना सब कुछ किया और दुनिया को पता ही नहीं लगने दिया, तो फिर दुनिया को आखिर में पता कैसे लगा? पता लगा बच्चा वर्ल्ड वॉर नंबर 2 के बाद. होलोकॉस्ट मतलब मास किलिंग ऑफ द ज्यू पीपल के बारे में लिख देती हूं, भूल मत जाना. मास किलिंग ऑफ द ज्यू पीपल के बारे में हिटलर ने लोगों को पता ही नहीं लगने दिया, लेकिन लोगों को पता चला जब जर्मनी की हो गई हार. जितने ज्यू लोग मरे थे ना, वो कुछ ना कुछ छोड़ के गए थे. डायरी ऑफ द एन फ्रैंक आप पढ़ते ही हो इंग्लिश लिटरेचर में. दैट वाज अ डायरी ऑफ अ 13-year-old ज्यू जो दुनिया को बताना चाहती थी कि उस पे क्या बीती है. द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट द हॉरर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. ज्यू लोगों ने हर जगह जहां वो कुछ भी छोड़ सकते थे सुराग वो छोड़ा. कितने ज्यू लोगों ने एक्चुअली पता है दीवारों पे जिस होलोकास्ट की मतलब जहां पे उन्हें मारा जाने वाला था ना, वहां पे वो स्क्रैच करके मरे, अपना नाम लिख के मरे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के मरे, अपना कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ के मरे ताकि लोगों को समझ आए.
जब नाजी हार गए थे ना, तब भी नाजी लीडरशिप ने पता है क्या, पेट्रोल फेंक दिया था सारे के सारे जियो घरों पे या जियो ऑफिसेस में या होलोकास्ट की जगहों पे, ताकि दुनिया को कभी पता ही ना चल पाए कि उन्होंने क्या किया था, सब जल के राख हो जाए। लेकिन क्या सच छुपाए छुपता है? बिल्कुल भी नहीं छुपता। जो ये मिलियंस ऑफ ज्यूज, लाखों ज्यूज जो मरे थे, उनका सच बाहर आना था बच्चा, और वो आया। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। आप कभी भी इस पे कोई भी मूवी देख सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो मूवीज ऑन द होलोकास्ट, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ मूवीज जो भी बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है, आप वो देख सकते हो। जोजो रैबिट एक मूवी है जो आप देख सकते हो, इट इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रन। एंड जोजो रैबिट आई थिंक अवेलेबल भी है ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे, आई डोंट रिमेंबर कौन सा है, पर कहीं ना कहीं अवेलेबल है। प्लीज वॉच इट, इट्स अ ग्रेट मूवी। एंड देयर आर होमवर्क क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू आंसर। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं, पॉज करके मुझे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बता देना, सो दैट आई नो यू अंडरस्टूड इट। ओके, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड वॉर नंबर 1 कब हुई थी और वर्ल्ड वॉर नंबर 2 कब हुई थी, तो मैं उसका आंसर बता देती हूँ। वर्ल्ड वॉर नंबर 1 हुई थी 1914 से 1918 तक बच्चा, और वर्ल्ड वॉर नंबर 2 हुई थी 1939 से 1945 तक, मई 1945 तक। तो ये है दोनों की टाइमलाइन। चलो अभी आगे चलते हैं, और ये भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज लेट मी नो अबाउट देम इन द कमेंट्स बिलो। एंड डोंट फॉरगेट कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं क्विज और स्पेशल क्लासेस, एंड ऑल ऑफ दैट यू कैन अवेल विद द प्लान शुभ लाइव। एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस। एंड बताना जरूर कि कैसा लगा। मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है यार, इनमें से जो भी देखने का मन करे आप कोड लगा के देख सकते हो, शुभ लाइव कोड है, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। I'm very drained now, so I'll take your leave. All the best for your exam, final exams. I hope you pass with the flying colors. Thank you.